श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मतलब जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी, जो भी आने वाले एग्जाम जल्द से जल्द होंगे, तो उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें। कुछ चीजें हमने क्लासेस इसलिए चालू करी है, हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं। फ्री क्लास, हमारी पूरी फ्री क्लास चलेगी शुरू से आखिरी तक। और हम ऑल इलेक्ट्रिशियन मतलब जो भी है इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत जितना भी सिलेबस आता है, इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत जितना भी ऑल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट करेंगे। और हमारा आप सभी जो भी आईटीआई किए हुए स्टूडेंट है, ये आईटीआई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। जिनकी आईटीआई हो गई है, जिनकी आईटीआई हो गई है या फिर जिनकी आईटीआई क्लासेस चल रही है, उनके लिए भी, जिनकी चल रही है उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी एग्जाम देंगे। आईटीआई के एग्जाम क्यों ना हो, या फिर आईटीआई के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो हमारी ये क्लासेस उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी कोचिंग क्लासेस क्या है, बहुत ज्यादा फीसेस लेती है और तैयारी करवाती है। तो हमने फ्री क्लासेस चालू करी, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक के पास पहुंचा रहे हैं। हमारा एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम सभी क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसकी क्लासेस भी हमारी चल रही है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो यूट्यूब पे क्लासेस डेली डल रही है ना, कम से कम एक वीडियो तो डल ही रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी चल रहा है, साथ ही साथ हम प्ले लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, डीसी जनरेटर की क्लासेस भी लगा रहे हैं। तो डीसी जनरेटर की क्लासेस भी लगा रहे हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी इस क्लास में डीसी जनरेटर। तो जिनका बेसिक कंप्लीट करना है तो बेसिक हमारी प्लेलिस्ट में जाके बेसिक की वीडियोस देखें, और साथ में डीसी जनरेटर जिनका बेसिक कंप्लीट हो चुका है तो वो डीसी जनरेटर की क्लासेस अटेंड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज डीसी जनरेटर। आज हम शुरू करेंगे डीसी जनरेटर। तो आज हमारा डीसी जनरेटर की 2 क्लासेस पहले हो गई है, प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो आप सभी जाके पहले वो क्लासेस देख लें, उसके बाद में ये क्लासेस देखें, है ना। तो हमने पहले पढ़ चुका था बेसिक पढ़ चुका था डीसी जनरेटर के बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में बेसिक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमने एक चीज और पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत को भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, कैसे बिजली को बनाता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, हमने ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। जिन्होंने देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके डीसी जनरेटर के बेसिक क्लासेस देख लें, है ना। अब इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे हम डीसी जनरेटर की संरचना की एक्चुअल में डीसी जनरेटर होता कैसे है, डीसी जनरेटर बनता कैसे है। तो हम आज डीसी जनरेटर की संरचना पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर की संरचना पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर की संरचना आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो डीसी जनरेटर में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य भाग होते हैं, उनके बारे में आज हम समझते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, और उनके बारे में डीपली और ज्यादा से ज्यादा बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर क्लासेस में बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन की जब क्लासेस लगा रहे हैं तो डेली क्लासेस लगाओ, और हर वीडियो क्लासेस की क्या करो, नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। आप जब तक हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे
तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और क्लियर हो भी गया तो ज्यादा देर तक माइंड में रहता नहीं है, और माइंड में रहता नहीं तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है। यदि हम 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, और यदि आज देख लिए, यदि रिवाइज करना होता है तब हम वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। जब यदि हैंड रिटन नोट्स होगी तो 1 घंटे की क्लास को आप 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, है ना। 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, इसलिए हमें रिवाइज करने के लिए हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है। इवन पीडीएफ की, कुछ लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल हो, फोटोकॉपी अवेलेबल हो, किताब अवेलेबल हो, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप मैं जो बोल रहा हूं कि एक हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। क्या होता है, कई बार कोई पीडीएफ में कोई चीज छूट जाती है, या फिर कोई बुक में कोई चीज होती है, कोई चीज नहीं होती है, तो हम आपको एक साथ एक ही क्लास में 2-3 बुक से या फिर पीडीएफ से, जहां से भी जो डेटा कलेक्ट है, हम इसी क्लास में बताते जाते हैं। तो जो एक पूरा डेटा जो होता है, हमें इसे नोट्स में लिखना है, तो एक ही चीज 2-3 जगह की सारी चीज हमें एक ही जगह मिल जाएगी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। डीसी जनरेटर की संरचना। डीसी जनरेटर में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डीसी जनरेटर में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डीसी जनरेटर में सबसे पहले एक होता है, हम इंग्लिश में बोल देते हैं बॉडी, ठीक है। डीसी जनरेटर की एक बॉडी होती है, डीसी जनरेटर की एक ऐसी बॉडी होती है। तो डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है वो कैसे बनती है? कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन से बनती है। इसको हिंदी में बोलते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। तो अब ढलवा लोहे की क्यों बनाते हैं? तो हम किसी भी पदार्थ की बना सकते थे, लेकिन क्या है, हम उस पदार्थ को लेते हैं जिसकी उच्च चुंबकशीलता होती जो होती है बॉडी की। हम उस पदार्थ बॉडी बनाने के लिए उस पदार्थ को लेते हैं जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, ठीक है। जिसकी चुंबकशीलता उच्च होती है, उस पदार्थ को लेते हैं जनरेटर की बॉडी बनाने के लिए। अब इसकी जनरेटर की बॉडी बनाने के लिए हम उच्च चुंबकशीलता को क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं, इसमें से फ्लक्स ऐसे जा रही होती है एन ध्रुव से एन एस ध्रुव की ओर, और यहाँ पे हमारी कॉइल लगी होती है। तो जब हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम कॉइल को घुमाते हैं या चालक को घुमाते हैं, तब हमारे चालक में ईएमएफ उत्पन्न होती है ना, या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो लेकिन ये अधूरा भाग होता है, अधूरा भाग क्यों होता है? क्योंकि जब एक चुंबक होता है जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। जब 2 ध्रुव होते हैं तो इसकी जो निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा है, इस प्रकार यहां से निकल के, ये तो एन हो गया, यहां से निकल के एस ध्रुव की ओर जाती है, इधर से निकल के ऐसी जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमारी किसी माध्यम के तहत एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर अपना मार्ग ऐसे पूरी करती है। तो ठीक है, अब ये अधूरा होता है। हम वृत्ताकार ऐसे बॉडी बनाते हैं, तो इसके साथ ये बॉडी के साथ ये चुंबकीय बल रेखा अपना मार्ग पूरा करती है। इसलिए हम उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ को लेते हैं, कास्ट आयरन की बॉडी को लेते हैं। तो बॉडी को बनाने के लिए कास्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई बॉडी। अब इसके साथ में हम, अब इसके बाद में बॉडी होती है सबसे ऊपर, तो हम इसके अंतर्गत सारी चीजें हम अरेंज करते हैं, फिट करते हैं। बॉडी के अंतर्गत ही अपना क्या होगा, बॉडी के अंदर आर्मेचर होगा, इसी के अंदर पोल होंगे, इसी के अंदर कम्यूटेटर होगा, है ना, इसी के अंदर हमारा शाफ्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज शाफ्ट पे आर्मेचर और कम्यूटेटर फिट होता है, और पोल फिट होता है हमारा काय पे, बॉडी पे। तो हम बॉडी बोल देते हैं इसको। बॉडी का एक और दूसरा नाम होता है योक, ठीक है, इसको याद रखेंगे, योक। बॉडी का एक दूसरा नाम होता है योक, ये बॉडी बोल देते हैं। तो ये हमारा बॉडी का होता है। इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम शाफ्ट लगाते हैं। हम शाफ्ट
ये हमारी साफ्ट हो गई, ठीक है, ये हमारी साफ्ट हो गई। तो साफ्ट के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। साफ्ट के बारे में एक ही चीज याद रखना है, जो साफ्ट होती है, जो साफ्ट होती है वो हमारी बनती है माइल्ड स्टील से। कैसे? माइल्ड स्टील से। इस साफ्ट बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। साफ्ट बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं, ठीक है। साफ्ट बनाने के लिए हम माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कि जो जनरेटर या आर्मेचर या मोटर में हम जो साफ्ट होती है वो कौन सी धातु की बनाई जाती है, तो उसमें हमें ये माइल्ड स्टील को याद रखना होता है ना। तो साफ्ट हमारी माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है। अब साफ्ट के ऊपर हम फिट कर देते हैं, साफ्ट के ऊपर हम फिट कर देते हैं आर्मेचर। ये हमारा आर्मेचर होता है। ये हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर में हम कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं। तो ये चालक तार हमें दिखाई देते हैं ऐसे, ये जो ब्लैक सर्कल से ये ब्लैक डॉट जो दिख रहे हैं, ये हमारे आर्मेचर में की हुई बाइंडिंग, कॉपर बाइंडिंग होती है, ठीक है। ठीक है, जो हमारा आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर होता है उसमें हम कॉपर बाइंडिंग करती है। तो हमारा आर्मेचर दिखता कैसे है, हम आर्मेचर के बारे में देखते हैं। हम आर्मेचर के बारे में देखेंगे तो हमारा आर्मेचर, पिछली क्लास में भी मैं आर्मेचर के बारे में बताया हुआ था। ये हमारा आर्मेचर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमारा आर्मेचर दिखता है। इसमें हमारे स्लॉट बने होते हैं, इसमें हमारे स्लॉट बने होते हैं। इन स्लॉट में हम काय की वाइंडिंग करते हैं, कॉपर तार की वाइंडिंग करते हैं, कॉपर तार की वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। कॉपर तार की हम बाइंडिंग करते हैं। तो हमारा आर्मेचर कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम इसको इस व्यू से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार से हमें आर्मेचर यहाँ पे डायग्राम में ऐसे दिखता है ना। ये हमारा आर्मेचर हो जाता है। तो अब आर्मेचर की कुछ विशेष बातें होती है, मैं आर्मेचर की कुछ विशेष बातें आपको बता देता हूँ। आर्मेचर को कैसे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। पहली बात, आर्मेचर को हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, ठीक है। आर्मेचर को हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, और सिलिकॉन स्टील, तो आर्मेचर को हम सिलिकॉन स्टील से मिलाते हैं। तो स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलिकॉन स्टील से जो हम बनाते हैं, तो सिलिकॉन की मात्रा हमारी 5% से ज्यादा नहीं रखते हैं। 5% से ज्यादा हम नहीं रखते हैं, क्योंकि यदि 5% से ज्यादा स्टील में यदि सिलिकॉन की मात्रा रखेंगे तो स्टील क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात, हम सिलिकॉन को बनाते हैं पत्तियों से, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाते हैं, ठीक है। तो जो एक पत्ती की मोटाई होती है, एक पत्ती की मोटाई जो होती है, तो वो हम इसको 0.5 mm की मोटाई इसमें रखते हैं। 0.5 mm की इसमें हम मोटाई रखते हैं, ठीक है। 0.5 mm की हम लेमिनेशन की इसकी मोटाई रखते हैं। एक पत्ती को लेमिनेट करते हैं, उसे लेमिनेशन बोलते हैं ना।
ऑयल पेंट या फिर किसी और चीज से हम इंसुलेशन पदार्थ से उसको लेमिनेट करके उसको एक साथ चिपका देते हैं, तो हमारा आर्मेचर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है, जब आर्मेचर हमारा ये हो गया, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की बनती है और पत्तियों से बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनती है। इस सिलिकॉन में 5% से ज्यादा सिलिकॉन की मात्रा नहीं होनी चाहिए और पत्ती की मोटाई 5 mm रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम आर्मेचर बनाते हैं। अब आर्मेचर हम बनाते हैं यहाँ पे, तो आर्मेचर में एक चीज और ही होती है, इसमें हम तिरछे खांचे बनाते हैं, तिरछे खांचे बनाते हैं, तिरछे खांचे बनाते हैं। ठीक है, तिरछे खांचे बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्यू स्लॉट, स्क्यू स्लॉट्स। हम तिरछे खांचे बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्यू स्लॉट्स। ठीक है, हम इसमें तिरछे खांचे बनाते हैं, स्क्यू स्लॉट बनाते हैं। अब तिरछे खांचे क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वाइब्रेशन को कम करते हैं, ये वाइब्रेशन को कम करते हैं। अब भाई कई बार हमसे पूछ लेता है, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ लेता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते कि जनरेटर या मोटर का जो डीसी जनरेटर या मोटर का जो आर्मेचर होता है उसमें स्क्यू स्लॉट या तिरछे खांचे क्यों बनाते हैं, तो हम बोलेंगे वाइब्रेशन को कम करने के लिए हम तिरछे खांचे इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे वाइब्रेशन कम होता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा आर्मेचर, है ना, ये हो गया हमारा आर्मेचर। अब आर्मेचर हो गया, तो आर्मेचर हमारा काय से बनता है? सिलिकॉन स्टील से, सिलिकॉन स्टील से बनता है। इसमें कॉपर कंडक्टर की बाइंडिंग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से इसको मिला के बनाते हैं। अब इसके बाद इसमें होते हैं पोल और पोल शू, इसमें होते हैं पोल और पोल शू। तो पोल और पोल शू कैसे होते हैं हम देखते हैं। ये कंप्लीटली इस टाइप का होता है बॉडी, इस टाइप की ये बॉडी रखी हुई होती है और यहाँ पे एक आई नट या आई होल नट इसको बोलते हैं ना। तो ये बॉडी है, इस प्रकार से आर्मेचर रखा हुआ होता है। अब हम इस पे बनाते हैं ये इस टाइप के कुछ हमारे पोल शू होते हैं, है ना। आर्मेचर वो बॉडी में इस टाइप के हमारे कुछ पोल शू होते हैं। तो जो पोल शू होते हैं हमारे, पोल एंड पोल शू, ठीक है। तो इसमें हम पोल किस भाग को बोलते हैं? हम पोल किस भाग को बोलते हैं? पोल बोलते हैं इस वाले भाग को, जो वाला जो होता है, इसे चुंबकीय ध्रुव बोलते हैं। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम जो बाइंडिंग करते हैं, कौन सी? कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं, कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं। काय में? पोल पे, पोल पर कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं। ये जो वाला भाग दिख रहा होता है हमें, कौन सा वाला? ये वाला जो भाग होता है, ये हमारा कहलाता है पोल, ये हमारा कहलाता है पोल, और ये वाला भाग कहलाता है पोल। और इसके अलावा हमारा जो जो ये वाला जो दिख रहा है जूते का आकार का जो होता है, इसे हम बोलते हैं शू, पोल शू बोलते हैं, है ना। तो ये पोल होता है, तो इसमें हम कॉपर तार की बाइंडिंग करते हैं। अब लेकिन ये इस प्रकार का होता है कि स्क्वायर या फिर आयताकार प्रकार का, इस प्रकार का ये होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं,
फर्मा बाउंड क्वाइल का उपयोग करते हैं, या फर्मा बाउंड कुंडली का, फर्मा बाउंड क्वाइल या कुंडली, क्वाइल को हम कुंडली भी बोलते हैं, ठीक है, तो कुंडली का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें फर्मा बाउंड कुंडली का उपयोग कैसे करेंगे? ये तो आयताकार होता है, ऐसे दृढ़ होता ही है ना, ऐसा एक बॉक्स टाइप का होता है जो मजबूत होता है, पूरा खोखला ना होकर पूरा ठोस होता है ना। तो इसमें हम इस प्रकार का ये होता है, तो हमें ये इस डायग्राम में ऐसे दिखता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक लकड़ी के आकार का, इस आकार का हम क्या ले लेते हैं, लकड़ी का गत्ता ले लेते हैं, लकड़ी का गत्ता हम ले लेते हैं। तो हम लकड़ी का गत्ता हम ले लेते हैं, तो इस पे क्या ऐसे करते हैं कि कॉइल को, तांबे के तार को, बाइंडिंग तार को हम ऐसे लपेटते हैं, ऐसे लपेटते हैं लकड़ी के गत्ते पे, काय पे, लकड़ी के गत्ते पे, लकड़ी के गत्ते पर। तो ये गत्ते को हम बोलते हैं फर्मा, ठीक है, ये गत्ते को ही हम बोलते हैं फर्मा। और इस पे हम बाउंड कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं किसकी, कॉपर तार की। और जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो ये लकड़ी के गत्ते को हटा के, ये लकड़ी के गट्टे को हटा के हम ये कॉइल निकाल लेते हैं, हम ये कॉइल निकाल लेते हैं। और जो कॉइल रहती है हमारी, ये कॉइल इस प्रकार से हमारी पूरी कॉइल बन जाती है। और ये कॉइल को हम इस पोल पर बिठा देते हैं, इस पोल पे हम बिठा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है पोल। तो हम इसके करंट की दिशा इस प्रकार रखते हैं कि एक, यदि ये वाला पोल यदि एन ध्रुव बनेगा, ये वाला पोल यदि एन ध्रुव बनेगा, तो ये वाला पोल कौन सा बनेगा, एस ध्रुव। हम करंट की दिशा इस प्रकार इसमें रखते हैं, है ना। ये होता है पोल शू। अब ये पोल तो समझ में आ गया कि पोल क्या है। अब हम देखते हैं पोल शू के बारे में। अब होता है पोल शू। पोल शू मतलब है, ये पोल होता है लेकिन ये इसकी आकृति जूते के आकार की होती है, इसलिए जूते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शू, है ना। तो हम पोल शूज या पोल शू बोल देते हैं, तो ठीक है। तो पोल शू के बारे में हम देखते हैं, इसका काम क्या होता है, जो एन ध्रुव या एस ध्रुव द्वारा जो होती है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होता है तो इसको बॉडी में समान रूप से फैलाने के लिए हम इस शू का उपयोग करते हैं। हम पोल शू का उपयोग क्यों करते हैं, आर्मेचर पर एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने के लिए करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यदि हमारा तो एन ध्रुव यहाँ पे, एस ध्रुव यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये कुल मिला के ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र लगभग प्रैक्टिकल कंडीशन में यहाँ से ये इधर का होता है, यहाँ तक ये इधर का होता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ से इधर का होता है, यहाँ से इधर का होता है। तो इस प्रकार हमारा अरेंजमेंट होता है। ये तो डायग्राम है, इसमें ऐसे ही बनाते हैं। कुछ में और दो ध्रुव यहाँ पे होते हैं, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल के बॉडी हमारी योग होता है, जनरेटर होता है। तो उसमें हम आवश्यकता अनुसार हम पोल की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं ना। तो पोल और पोल शू का उपयोग हम क्यों करते हैं, हमें समझ में आ गया आज पोल और पोल शू का वो करते हैं। अब एक चीज और, पोल और पोल शू का उपयोग हम एक चीज और करते हैं, ये आर्मेचर और पोल शू के बीच में जो एयर गैप होता है इसे कम से कम रखते हैं। जो पोल शू होता है, पोल शू और आर्मेचर के बीच में हम, पोल शू और आर्मेचर के बीच में हम एयर गैप, जो गैप होता है इसे बोलते हैं एयर गैप, एयर गैप। इसमें हम अधिक रखते हैं, 1 mm से 6 mm तक इसमें हम एयर गैप रखते हैं। एयर गैप किसके बीच में होता है, पोल शू
और आर्मेचर के बीच में जो गैप होता है उसे हम एयर गैप बोलते हैं, जो बहुत कम होता है, लेकिन ये एसी की तुलना में डीसी में अधिक होता है। ठीक है, एसी की तुलना में डीसी में अधिक होता है, डीसी मशीन में ये अधिक होगा। ठीक है, तो एयर गैप इसमें कितना रखते हैं, 1 mm से 6 mm तक हम एयर गैप इसमें रखते हैं। तो इतनी बात समझ में आई है ना। आज हमने क्या देख लिए, योग के बारे में देख लिए, सॉफ्ट के बारे में देख लिए, सॉफ्ट के बाद में हमने पोल के बारे में देख लिए और पोल शूज के बारे में हमने देख लिए, है ना। अब हम इसका आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो अभी हम इसका मैं एक नोट्स, इसका डायग्राम बना लो और मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूं इसके बारे में, आप इसको नोट्स में नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, ये डायग्राम बन गया है ना। अब ये डायग्राम बन गया है तो साइड हेडिंग डालो। सबसे पहले लिखते हैं अपन योग के बारे में। ये जो पूरा बाहरी जो आवरण दिख रहा है ये हमारा होता है बॉडी या योग। तो साइड हेडिंग डाल लो योग, और योग के बारे में लिखो, योग के बारे में लिखो, योग उच्च चुंबकशीलता, योग उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ, योग उच्च चुंबकशीलता वाले पदार्थ, कास्ट आयरन। ये क्या लिखा था हमने, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कोष्टक में ढलवा लोहा, कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा बोलते हैं। तो कास्ट आयरन का बनाते हैं, का बनाते हैं या बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, योग योग चुंबकीय फ्लक्स को, योग इसकी चुंबकीय फ्लक्स, इसकी चुंबकशीलता ज्यादा होगी तो इसका हमारे एक चीज क्या होगी, इसकी निम्न प्रतिष्ठम्भ होगा, निम्न प्रतिष्ठम्भ। चुंबकशीलता ज्यादा होगी तो प्रतिष्ठम्भ, इसका प्रतिष्ठम्भ मतलब होता है चुंबकशीलता, बोल सॉरी, प्रतिष्ठम्भ मतलब होता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या करता है, रिलक्टेंस वह होता है जो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में रुकावट डालता है। चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह में रुकावट डालने वाले इस कारक को हम प्रतिष्ठम्भ कहते हैं। और जिसकी चुंबकशीलता किसको बोलते हैं, किसी पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह को जो सहयोग या अनुमति देता है, सहयोग प्रदान करता है, उसे हम चुंबकशीलता बोलते हैं। तो चुंबकशीलता बोलते हैं, तो इसकी यदि चुंबकशीलता ही होगी तो इसका रिलक्टेंस कम होगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे थे, उसे लिखो, योग चुंबकीय फ्लक्स को निम्न प्रतिष्ठम मतलब लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है, लो रिलक्टेंस का मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, योग पूरी मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है। जब मशीन चलती है तो आर्मेचर घूमता है, शाफ्ट घूमता है ना, तो इसे पकड़ के रखता है, तो ये मशीन की सुरक्षा कहीं इधर उधर ना भागे, इसलिए इसको पूरी मशीन को सुरक्षा प्रदान करता है। योग का एक काम और कौन सा होता है, मशीन को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हमने ये पोल और पोलसू को काय पे अरेंज किया, काय पे कस के रखा, हमने इसको बॉडी पे कस के रखा, बॉडी मतलब योग पे। तो इसको क्या, पोल और पोलसू को पकड़ के रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख लेंगे, योग पोल कोर को पकड़कर रखता है, पोल कोर को पकड़कर रखता है। ठीक है, अब इसमें एक बात और मैं अभी आपको बता दूं
कि जो पोल होता है इसे लेमिनेटेड नहीं किया जाता है, लेमिनेटेड नहीं किया जाता है, ठीक है। लेमिनेटेड किसे किया जाता है? पोल शू को। इसे लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, ठीक है। इसे लेमिनेटेड किया जाता है पोल शू को। पोल को हम लेमिनेटेड नहीं करते हैं, पोल शू को हम लेमिनेटेड करते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साइड हेडिंग लिखिए, साइड हेडिंग पोल एंड पोल शू, पोल और पोल शूज, ठीक है। अब पोल शूज में लिखिए पोल कोर तथा, इसे कोर भी बोला जाता है, कोर, ठीक है। पोल कोर तथा पोल शूज, पोल कोर तथा पोल शूज। अब इसको बनाएंगे काय से? काय का बना होता है ये पोल शूज और पोल कोर? काय का बना होता है? इसे बनाते हैं पोल शूज और पोल कोर को कास्ट स्टील से। बॉडी योग को बनाते हैं हम कास्ट आयरन से, और पोल और पोल शूज को बनाते हैं हम कास्ट स्टील से, मतलब ढलवा इस्पात, ढलवा इस्पात। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? पोल कोर और पोल शूज को हम कास्ट स्टील मतलब ढलवा लोहा, वो ढलवा इस्पात, सॉरी ढलवा इस्पात से बनाया जाता है, ढलवा इस्पात से बनाया जाता है। पोल पर, पोल कोर पर, पोल कोर पर हम फर्मा वाउंड कुंडली, फर्मा वाउंड कुंडली को लगाते हैं, फर्मा वाउंड कुंडली को हम लगाते हैं। ये फर्मा वाउंड कुंडली को हम कैसे, यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे पोल में हमारी ऐसे यहाँ पे ऐसे हम कॉइल को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रकार से कॉइल को लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पोल कोर को, पोल कोर को लेमिनेटेड नहीं करते हैं, पोल कोर को लेमिनेटेड नहीं करते हैं, पोल शूज को लेमिनेटेड करते हैं। पोल कोर को लेमिनेटेड नहीं करते हैं, पोल शूज को लेमिनेटेड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोल शूज की, पोल शूज की, पोल शूज की लेमिनेशन की मोटाई, पोल शूज की लेमिनेशन की मोटाई कितनी होगी? 0.5 mm से 1 mm। पोल शूज की लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm से 1 mm होती है, ठीक है। एयर गैप होता है 1 mm से 6 mm तक, और लगभग आर्मेचर की लेमिनेशन की मोटाई भी 0.5 mm से 1 mm तक होती है। लेकिन कई बार पोल शूज के बारे में भी पूछा जाता है, तो पोल शूज के लेमिनेशन की मोटाई 0.5 mm से 1 mm तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पोल शू, पोल शूज वायु अंतराल मतलब एयर गैप, एयर गैप को हिंदी में
एयर गैप को हम क्या बोलेंगे? वायु अंतराल। वायु अंतराल, एयर गैप को हम वायु अंतराल बोलेंगे। तो वायु अंतराल में फ्लक्स का, वायु अंतराल में फ्लक्स का वितरण एक समान रूप से करती है। फ्लक्स का वितरण एक समान रूप से करती है। जो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर पर जो इन दोनों के बीच में एयर होती है, इसके बीच में आर्मेचर पर या एयर गैप पर जो पोल शूज है, इसका काम क्या होता है? आर्मेचर या इसके बीच का जो एयर गैप होता है, इसमें फ्लक्स का वितरण एक समान रूप से करना होता है। तो हमारा यही पॉइंट है, पोल शूज आर्मेचर में वायु अंतराल पर, वायु अंतराल पर एयर, वायु अंतराल पर एयर गैप पर फ्लक्स का वितरण एक समान रूप से करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, डीसी मशीनों में, डीसी मशीनों में, डीसी मशीनों में वायु अंतराल मतलब एयर गैप, वायु अंतराल या एयर गैप अधिकतम होता है, एयर गैप अधिकतम होता है। यह 1 mm से 6 mm तक होता है। यह 1 mm से 6 mm तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वायु अंतराल मतलब एयर गैप अधिक होने पर, वायु अंतराल मतलब एयर गैप अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण फ्लक्स में, फ्लक्स में, फ्लक्स में डिस्टोर्शन, फ्लक्स में डिस्टोर्शन मतलब विरूपण, विरूपण घटता है। डिस्टोर्शन मतलब विरूपण घटता है तथा, तथा शोर कम होता है, नॉइस कम होती है। नॉइस मतलब शोर कम होता है तथा वाइब्रेशन कम होता है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कम होता है। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में, आर्मेचर और पोल्सो के बीच में यदि एयर गैप ज्यादा होता है, यदि इन दोनों के बीच में एयर गैप ज्यादा होता है, तो हमें इसके कारण क्या करना होता है? एयर गैप यदि हम ज्यादा रखते हैं, एयर गैप हम ज्यादा रखते हैं, तो एयर गैप हम ज्यादा रखते हैं तो क्या एक चीज हमें क्या होता है कि पोल शू को हमें थोड़ा सा ज्यादा चुंबकीय वाहक बल देना होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ज्यादा एम एम एफ मतलब चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली समानुपाती होता है एम एम एफ के। ठीक है, तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एयर गैप अधिक होने के कारण, एयर गैप अधिक होने के कारण, एयर गैप अधिक होने के कारण हमें पोल को ज्यादा एमएमएफ, एमएमएफ मतलब चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ज्यादा, मतलब ज्यादा या अधिक, अधिक लिख लो, अधिक एमएमएफ
देना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल पर निर्भर करती है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय वाहक बल पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे के इसमें नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके आगे का भाग देखेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें रह गई है तो जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर के बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कम्यूटेटर कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, इसमें कहाँ पे लगा होता है, तो हम आगे देखेंगे। अभी इसमें कम्यूटेटर का भाग बाकी रह गया है ना। इसमें कम्यूटेटर के भाग अभी बाकी रह गया है। इसमें बाकी रह गया है अभी ब्रश बाकी रह गया है। ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। ब्रश के बाद है ना, सॉफ्ट रह गई है, बेयरिंग रह गई, तो इसके सॉफ्ट बेयरिंग और कम्यूटेटर, तो इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा श्री राधे ITI इलेक्ट्रिशियन के चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो अच्छे से पढ़ाई करना है, टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करने के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बहुत कम समय। बहुत ही जल्दी हमारे MP में लाइन अटेंडेंट की पोस्ट आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, तो हम उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये तो निश्चित है कि आना है, और हमें उस यदि वैकेंसी आती है तो हमें सीधा एग्जाम देना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में।